प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से यह बड़ी खबर मिल रही है। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कस्टम विभाग ने तस्करी का 1,96,00,000 रुपए का सोना पकड़ा है, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ का सोना पकड़ा गया है। पकड़े गए सोने का वजन 3.5 किलो बताया जा रहा है। दुबई से जयपुर तस्करी कर यह सोना लाया गया है। दुबई जयपुर फ्लाइट संख्या IX196 से ये सोने की तस्करी की गई है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। स्पीकर में अनोखे अंदाज में सोना छिपाकर तस्करी की जा रही थी, लेकिन कस्टम विभाग की मुस्तैदी से ये सोना पकड़ लिया गया है। दुबई से सोने की तस्करी की जा रही थी, दुबई टू जयपुर, और इसी दौरान कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस सोने को जब्त कर लिया है। तो तकरीबन 2 करोड़ का सोना पकड़ा गया है, जिसका जो वजन है, अगर उसकी बात करें तो वजन तकरीबन 3.5 किलो। तो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर कस्टम विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जयपुर से खबर जो आपको बता रहे हैं तस्करी को लेकर। इस बीच इसी खबर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सोने की तस्करी पर एक और कार्रवाई की गई है। सोने की तस्करी पर कस्टम विभाग ने एक और शिकंजा कसा है। एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी की जा रही थी और एक और तस्कर को पकड़ लिया गया है। दुबई से 14 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया है। कस्टम विभाग ने जूतों से सोने को निकाला है। तो अलग और अनोखे अंदाज में यहां पर तस्करी की जा रही थी। जूतों में छिपाकर सोना लाया गया है, जिसको कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है। तो 254 ग्राम सोने की तस्करी की जा रही थी। फ्लाइट संख्या SG58 से ये यात्री पहुंचा हुआ था, जहां पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई की और 2 जगहों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से आज दुबई से सोना तस्करी कर जयपुर लाया गया था, जहां पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को भी पकड़ लिया है। राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से 2 जगहों पर कार्रवाई की गई है, अलग अलग कार्रवाई, दोनों को लेकर जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर जो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह जो सक्रियता बढ़ी है, और अभी चूंकि राजस्थान में जो गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है, तो देश विदेश के पर्यटक और बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो तस्कर गिरोह है, जो यहाँ पर सैलानी आ रहे हैं, उनकी आड़ में अब चूंकि सब जो तमाम एजेंसियां हैं वो इस वक्त ज्यादा बिजी हो जाती हैं, यात्री भार एयरपोर्ट पर ज्यादा बढ़ जाता है। उसी की आड़ में ये सोने की तस्करी को अंजाम देने की कवायद कर रहे थे। तो आज लगभग 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा का सोना 2 कार्रवाई में कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। एक जो यात्री है वो अपने साथ लगेज ला रहा था। लगेज में कुछ VIP सामान, इंपोर्टेड सामान उसने दिखा रखे थे, और उसमें जो स्पीकर होते हैं उनके वूफर में ये जो है सोना भरकर लाया था। और जो मैग्नेट जो स्पीकर का होता है, उसके ऊपर हल्का मैग्नेट लगा करके उसके अंदर पूरी तरीके से सोने की ये 2 बड़ी प्लेटें 2 वूफर के अंदर लगाई हुई थी, जिनका वजन करीब 3.5 किलोग्राम है और इस सोने की बनी हुई थी। तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पहले जब उससे इस संदिग्ध वस्तुओं के बारे में, कोई सामान के बारे में पूछताछ की, तो उसने अपने पास किसी भी तरह का संदिग्ध सामान होने से साफ इनकार कर दिया और कहा था कि सब वूफर है और ये इनका बिल भी उसके पास में था सब वूफर का। लेकिन जब सब वूफर को तोड़ा गया और उसके अंदर जो मैग्नेट ऊपर से हटाया गया, तो उसके अंदर सोना भरा हुआ था। तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने, चूंकि सोना 1,96,00,000 रुपए का है, तो इसको गिरफ्तार कर लिया है, इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है और इसके जो विदेश यात्राओं का पूरा ब्यौरा है वो लिया जा रहा है। दूसरा जो यात्री है वो स्पाइस जेट की फ्लाइट से दुबई से जयपुर पहुंचा था और उसने अपने जूतों के अंदर शॉल के भीतर ये सोना छुपा रखा था। तो कस्टम विभाग ने इसको जो है स्कैनिंग के जरिए पकड़ा है और इससे पूछताछ की जा रही है। पासपोर्ट इसका जब्त कर लिया है, लेकिन ये सोना चूंकि दूसरे यात्री का 20 लाख से कम है, संभवतः इससे देर शाम तक कस्टम विभाग छोड़ सकता है। लेकिन इसके बारे में, इसके पासपोर्ट को जब्त करके जब तक रखेगा, तब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल जाती।
बिल्कुल राकेश, लेकिन जो पहली खबर सामने आई थी आज की कार्रवाई को लेकर, तकरीबन 2 करोड़ का सोना, एक बड़ा अमाउंट यहां पर, और एक बड़े गैंग का भी खुलासा हो सकता है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, कब तक ये पूछताछ पूरी होगी और क्या कुछ खुलासे हो सके हैं अब तक राकेश इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्कर गिरोह की इसमें पूरी आशंका है, और ये खासतौर पर शेखावटी इलाके के जो मजदूर लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग जो होते हैं, इनको अपना जो है। ठीक है राकेश, तो फिलहाल पूछताछ भी जारी है और जैसे ही कोई बड़ा खुलासा होगा फिर से आपके पास आएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और यहीं पर छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुस्तकालय का उद्घाटन होने के बाद भी छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है। छात्रावास की कमियों सहित कई मांगे हैं जिन्हें लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मुख्य मांग जो है वो है लाइब्रेरी की, क्योंकि बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी का उद्घाटन तो हो गया है लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत नहीं की गई। अभी तक छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है पढ़ाई में। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार इस बड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए, क्या कुछ मांगे उनकी ओर से? देखिए, पीएचडी की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू होनी है, उसके लिए एग्जाम होना है, वो एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी जो बड़ी मांग है वो ये है कि जो लाइब्रेरी जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री आकर के करके गए थे, लाइब्रेरी के अंदर सुविधाएं नहीं होने के चलते जो है उद्घाटन के बाद भी ताला जो है वो वहाँ, जिसके चलते ऐसी कई समस्या है। यूनिवर्सिटी के अंदर साफ सफाई का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्रावास है वहाँ की अनियमितताओं का मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के, करीब आधा दर्जन मुद्दों को लेकर के ये तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार जो है पिछले 1 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो है इन लोगों ने जो यूनिवर्सिटी का मेन गेट है उस पर जो है उन दोनों दरवाजों को बंद करके, और ये जो जाम करने आ रहे थे मेन जेएलएन मार्ग को, लेकिन वहां पर पुलिस ने दरवाजों को बंद करके रोक दिया है। यूनिवर्सिटी के अंदर कामकाज भी खासा प्रभावित हो रहा है। फिलहाल यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है वहां पर बैठ करके जो है वो लगातार धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरी करवाने को लेकर के वो यहाँ पर लगातार अड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, और लवली, हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं, प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। क्या कुछ सुरक्षा को लेकर वहां पर बंदोबस्त किए गए हैं? कितनी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात है और क्या ये संभावना है वहां पर लवली कि ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है? देखिए, बिल्कुल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस जाब्ता जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है। और फिलहाल जो है ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। लगातार ये लोग हल्ला-बोल जरूर कर रहे हैं सरकार प्रशासन के, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक अनुशासन में ये प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। और इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में पुलिस का बिल्कुल लवली, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि समझाइश कब तक कर ली जाती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अजमेर रोड पर आधी रात शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। ट्रक ड्राइवर से मारपीट भी की गई और रुपए की भी डिमांड की गई। इनकार करने पर, झगड़ा करने पर ये जो शराबी थे वो उतारू हो गए। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात कर जमकर उत्पात मचाया गया शराबियों की ओर से। और उसके बाद ट्रक में भरे चारे लेकर ये सभी मौके से फरार हो गए। 4 नंबर डिस्पेंसरी के पास रात 2 बजे की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर सोढाला पुलिस अब फिलहाल पूरे मामले पर जांच कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर शराबियों की तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर रात तकरीबन 2 बजे की घटना बताई जा रही है। कुछ शराबी यहां पर पहुंचे थे और ट्रक ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि पहले ट्रक ड्राइवर से कुछ पैसों की डिमांड की गई और जब ट्रक ड्राइवर ने मना कर दिया कि वो पैसा नहीं देगा, उसके बाद जमकर इस ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है। तो फिलहाल ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है और पुलिस इसके बिना पर फरार शराबियों की तलाश कर रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो शराबी हैं वो रात में बेखौफ हैं और जमकर उत्पात मचा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं पुलिस की गश्त दल पर कि आखिर क्या यहां पर रात में पुलिस नहीं पहुंचती है, जिसके चलते ये इतने बेखौफ होकर यहां पर उत्पात मचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और यहां पर देखने वाला
कोई भी नहीं है। अजमेर रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर आधी रात को शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई है। और इसके बाद जब पैसे की डिमांड की गई, उसने बोला कि उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं दे सकता है। उसके बाद जमकर उसके साथ झगड़ा भी किया गया है और बताया जा रहा है कि ट्रक में चारे भरे हुए थे, जिसे वहां पर लगाकर ये जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। तो हालांकि अब सोढाला पुलिस की नींद टूटी है। जब ये वारदात हो गई उसके बाद सोढाला पुलिस अब मौके पर पहुंची हुई है और कहना है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। आपसी विवाद में महिला और ग्रामीण आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आपसी विवाद में दोनों ने जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और मारपीट में बताया जा रहा है कि महिला जो थी वो बुरी तरह से घायल हो गई है। जिला अस्पताल में महिला को भर्ती करा दिया गया है और युवक पर अश्लील हरकत और मारपीट का केस दर्ज हो गया है। तो ये तस्वीरें अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर महिला और ग्रामीण आपस में भिड़ते हुए नजर आए। युवक पर अश्लील हरकत और मारपीट को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक और बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने 3 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। 7 अवैध विला को सीज किया जा रहा है। इकोलॉजिकल जोन में अवैध रूप से ये विला बनाए जा रहे थे, जहां पर कार्रवाई करते हुए जेडीए प्रशासन ने सभी अवैध विला को सीज कर दिया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर बस्सी में पार्क की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की मदद से इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जेडीए जोन 13 बस्सी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पार्क की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, कब्जा किया गया था, जिसे फिलहाल हटाया जा रहा है। तो ये जो जमीन आप देख पा रहे हैं, जहां पर निर्माण किया जा रहा था, वो पार्क की जमीन बताई जा रही है और पार्क की जमीन पर 4 परिवार रह रहे थे, जहां पर जेडीए ने कार्रवाई करते हुए अवैध जो निर्माण किया गया था उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो इकोलॉजिकल जोन ये बताया जा रहा है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसे पार्क के लिए रखा गया था। यहां पर पार्क का निर्माण होना था, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने यहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। यहां पर निर्माण किया जा रहा था और धड़ल्ले से यहां पर 4 परिवार रह भी रहे थे। बावजूद इसके यहां पर जब लंबे समय के बाद जेडीए को पता चला, तो जेडीए यहां पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो अवैध रूप से यहां पर अतिक्रमण किया गया था उसे रास्ते से हटाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अजमेर से, जहां पर एडीए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। माकड़वाली रोड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। एडीए की जमीन पर बहुमंजिला इमारत बना दी गई थी। जेसीबी की मदद से इमारत को गिरा दिया गया है और एडीए के अधिकारी और पुलिस का जाब्ता भी मौके पर ही मौजूद है। तो उस दौरान की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एडीए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध निर्माण यहां पर किया गया था, जिसे एडीए द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तो पीला पंजा चलाया जा रहा है अतिक्रमण पर। लगातार एक एक कर इसे लेकर बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। पूरे प्रदेश में जहां जहां पर अतिक्रमण किया गया है, वहां पर लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक बड़ा मैसेज भी उन सभी लोगों को जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, वहां पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एडीए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। माकड़वाली रोड पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग यहां पर खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी और धड़ल्ले से यहां पर काम भी किया जा रहा था। लेकिन इस बीच जैसे ही एडीए को सूचना मिली, एडीए ने यहां पर पहुंचकर इस पर पीला पंजा चला दिया। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, बड़ी कार्रवाई एडीए की ओर से, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? प्राधिकरण की ओर से की गई है। माकड़वाली रोड पर ये 3 मंजिला इमारत जो है अब उसका निर्माण किया जा रहा था और ये सरकारी जमीन की जो
खसरा नंबर है 1648, जो राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक अजमेर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की जमीन है और इस पर सरकारी नाला भी गुजर रहा है। तो इस पर ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। उसकी शिकायत मिलने पर इससे पहले भी प्राधिकरण की ओर से इस बिल्डिंग को सीज किया गया था और निर्माण रोकने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो अवैध अतिक्रमणी थे उनके हौसले बुलंद थे और इस बिल्डिंग का निर्माण लगातार जारी था। इस बाबत लगातार प्राधिकरण को शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गोदारा ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया और इस बिल्डिंग को ही ध्वस्त करने का फैसला लिया, जिसके बाद आज प्राधिकरण की अतिक्रमण रोधी दस्ता और साथ ही साथ किशनगंज थाना पुलिस का जाब्ता जो है वो मौके पर पहुंचा और वहां पर बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई फिलहाल जारी है। क्योंकि 3 मंजिला इमारत है, इसको गिराने में समय लगेगा। आसपास बाजार भी है, लोगों की आवाजाही भी रहती है, तो अतिरिक्त पुलिस जाब्ता वहां तैनात किया गया है और रोड को एक तरफा रोड को ब्लॉक करके ताकि किसी तरह का कोई जनहानि का नुकसान नहीं हो, इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई फिलहाल जारी है। लेकिन अभिजीत, सवाल ये है कि इतनी देरी कैसे हो गई? इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर तैनात कर दी गई, आखिर ये देरी क्यों प्रशासन की ओर से? देखिए, मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी इस बिल्डिंग को प्राधिकरण की ओर से सीज किया गया था अवैध अतिक्रमण मानते हुए और उसमें कानूनी वाद भी चला था। इसके बाद जो अतिक्रमी थे वो केस को हार गए थे, उसके बाद भी लगातार उनके हौसले बुलंद थे और चूंकि बिल्डिंग का निर्माण लगातार आड़ लेकर किया जा रहा था, इस कारण से लगातार शिकायतें मिल रही थी और आखिरकार एक बड़ा फैसला लेते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल अभिजीत, और सवाल यही है कि केस हारने के बाद आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे तैनात कर दी गई? उस वक्त प्रशासन की आंखें आखिर क्यों नहीं खुली? बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब जो खबर आपको दिखाएंगे वो खबर आपको देखना बहुत जरूरी है। उदयपुर के बाजारों से अगर आप चॉकलेट खरीद रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहां बिक रही कुछ चॉकलेट में बीफ का कंटेंट भी हो सकता है। देखिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट। बीफ वाली चॉकलेट से सावधान। भरोसे के कत्ल की पाकिस्तानी साजिश। राजस्थान के बाजार में बीफ वाली चिली मिली। अगर आप या आपके बच्चे चॉकलेट खाने के शौकीन हैं, तो खूब शौक से खरीदिए, मगर चॉकलेट के पीछे रैपर में लिखी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपकी चॉकलेट में बीफ भी हो सकता है। ऐसा ही एक मामला उदयपुर में सामने आया है, जहां के बाजारों में खुलेआम बीफ जेलेटिन कंटेंट वाली चॉकलेट बिकने का दावा किया जा रहा है। हॉट गम्मी कैंडी नामक की एक कैंडी मिली, जिस पे मीडिया से ये इशू था कि इस पे बीफ जेलेटिन लिखा हुआ है, तो इसकी सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल लेके जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। वहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में दहली गेट के पास चिली मिली नाम से बिक रही इस चॉकलेट पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। वहीं इसमें शामिल कंटेंट में बीफ जेलेटिन होने की बात कही गई है। हालांकि इस पर नॉन वेज चॉकलेट होने का रेड मार्क लगा है। बीफ वाली चॉकलेट बिकने की खबर जैसे ही खाद्य विभाग को लगी, संबंधित टीम ने फौरन दुकान पर छापा मारा और पाकिस्तानी चॉकलेट को जब्त कर लिया। कैसे आ रहा है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, बाकी इम्पोर्टेड चीज़ इंडिया में आ सकती है। इसके लिए अलग अलग एजेंसी हैं जो सी पोर्ट पे भी इसकी जांच होती है। यहाँ हम इसका नमूना ले रहे हैं और जैसी रिपोर्ट आएगी एक्ट के नियम के अनुसार उसकी कार्रवाई कर दी जाएगी। जिस दुकान से चॉकलेट बेची जा रही थी उसका मालिक बीफ कंटेंट की बात से अनजान नजर आया। उनका कहना है कि किसी एक ग्राहक ने इस चॉकलेट की डिमांड की थी। सिर्फ उसे बेचने के मकसद से मुंबई से 3 पैकेट चॉकलेट मंगवाया था।
ये पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर। तो ये चॉकलेट बोरा कम्युनिटी वाले लोग ज्यादातर खाते हैं। तो हमारे यहाँ कस्टमर आए थे, जनरली आते रहते हैं वो, तो उन्होंने इसकी डिमांड की थी। हमको पता नहीं था कि इसमें क्या क्या कंटेंट होता है। उन्होंने डिमांड किया और हम लोग मुंबई घूमने गए थे, तो वहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट है, वहाँ से हमने ले गए। राजस्थान में बीफ से बनी चॉकलेट बेचे जाने का ये पहला मामला है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की कई चॉकलेट बाजार में धड़ल्ले से बेची जा रही है, जो किसी पड़ोसी मुल्क की किसी साजिश का हिस्सा हो। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है, सिलेंडर ब्लास्ट केस में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। विधायक मीना कंवर ने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा गया है और पीड़ितों को अधिकतम राहत उपलब्ध कराने की मांग की गई है। सभी घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है और मृतक के परिवार को 25-25 लाख की सहायता देने की बात लिखी गई है। तो मृतक के योग्य परिजन को सरकारी नौकरी देने की भी मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक विशेष पत्र लिखा गया है, जिसके जरिए आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की मांग की गई है। और उकल लेते एक और बड़ी खबर का। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये बड़ी खबर है, महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। श्री डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल आपको बता दें कि मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। मालगाड़ी के आते ही उसने मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। बिरासर रोड रेलवे फाटक की एक घटना है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी खुलासा नहीं हो सका है कि आखिर क्या वजह रही इसके पीछे, क्यों आत्महत्या किया गया है, और इसके साथ ही फिलहाल मृतका की भी पहचान नहीं हो सकी है। और अब बात उदयपुर की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पिछले दिनों हुई टैक्सी चालक की हत्या के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। इससे पहले 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई अवैध देसी पिस्टल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि बिछीवाड़ा फलासिया निवासी हाफिज खान का शव बारापाल के निचला गोयरा के जंगलों में पड़ा मिला था और उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने कार लूट की नियत से किराए पर ली थी और रास्ते में चालक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और अब बात कोटा की, जहां बंजारा कॉलोनी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक परिवार पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले 2 परिवारों में जमकर लाठीभाटा जंग हुआ था। फिर आरोपियों ने घर में घुसकर लाठियों और सरियों से तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया और परिवार पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई थीं। और खबर कोटा से है, जहां 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड के बाद हॉस्टलों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने छात्रों के कमरों और कोचिंग संस्थानों तक पहुंचकर तनाव मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। साथ ही कोचिंग संस्थानों को गाइडलाइन तैयार कर सख्ती से पालना के भी आदेश दिए गए हैं। राजीव गांधी इलाके में एक हॉस्टल में न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची और छात्रों से बात की। कोचिंग नगरी में लगातार सुसाइड के मामले बढ़ने के बाद पुलिस व प्रशासन अलर्ट है और तमाम दावे किए जा रहे हैं कि बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। लेकिन हम राजीव गांधी इलाके के एक हॉस्टल में यहाँ पहुंचे हैं और धरातल पर इन गाइडलाइन की किस तरह से पालना की जा रही है उन बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चों में भी पढ़ाई का तनाव बहुत रहता है, घर वालों की तरफ से बहुत बच्चों में प्रेशर रहता है और बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कोटा में, तो उस कारण आप जितना भी पढ़ें कहीं ना कहीं कम ही रह जाता है। टेस्ट में नंबर नहीं आते बच्चों के, फिर उसके बाद उन्हें घर से भी डांट सुनने को मिलती है, तो बच्चा बहुत तनाव में आ जाता है ये सब देख के। बच्चों को अच्छे दोस्त बनाना चाहिए, अच्छे दोस्त जिनसे बातें कर सके, जिनसे मतलब मन की बातें कर सके, ताकि वो तनाव मुक्त रहे। संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है, तो कोचिंग सेंटर्स को ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाए बच्चों के लिए जिससे उनका तनाव मुक्त हो। इसका सबसे मेन ये रहेगा कि उनके मम्मी पापा उनको सपोर्ट करें सबसे ज़्यादा। कईयों के, मेरे तो नहीं लेकिन कईयों के मैंने देखा है, वो मम्मी और पापा घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए वो फेलियर के डर से सुसाइड कर जाते हैं।
तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा बच्चों के तनाव मुक्त करने के लिए कितने भी प्रयास भले किए जा रहे हैं, लेकिन जो है ये तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और बच्चों में जो है इस तरह का जो मानसिक तनाव है कहीं न कहीं आज भी देखा जा सकता है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर रोहित गोदारा के भाई का एक वीडियो सामने आया है। रोहित गोदारा के भाई ने इसका विरोध किया है। रोहित को न समझे कोई भी रोल मॉडल, 13 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा। रोहित के कर्मों की सजा परिवार भुगत रहा है। अब घणो मारे परिवार को कोई दोष को नहीं, पर बने जका करते करिया नहीं बहुत माड़ा करिया है, क्योंकि ए अपराधी मैं तो जाना ही को नाम कुणा को जका ने वो मार रही है, जका से वो दुश्मनी ले रही है, मारे तो आज तक नाम ही कौन सुनो, जका ने वो मार रही है बिंग सा दुश्मनी है। अब इलाज कौन मार कंद कोई रात नींद का आवा है, इलाज के करा बच जाए बैठो, बहुत बुरी वेल तार सके। और सीकर से बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। साजिश में शामिल एक और बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। बीकानेर के गंगा शहर के रहने वाले उमेश गहलोत को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब तक इस पूरे मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार बदमाशों पर पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है और अगले कुछ दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव है। और जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मिल रही इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, अब तक मृतकों की संख्या 28 तक पहुंच चुकी है। आज सुबह एक और मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोगों का लगातार इलाज जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जिसका शुभारंभ हो चुका है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, आयुक्त कानाराम और अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सैकड़ों की तादाद में किसान और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इस योजना की शुरुआत की गई है। 27 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस योजना की शुरुआत की गई। तो वहीं राजस्थान के कांग्रेस विवाद को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन को सर्वोपरि रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान कहा कि व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, व्यक्ति पद ग्रहण करते हैं और पद से हटते रहते हैं। क्या माने कि अपन जो राजस्थान का विवाद है वो खत्म हो रहा है अब इस यात्रा से? संगठन सर्वोपरि है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, व्यक्ति पद ग्रहण करते हैं, व्यक्ति पद से हटते हैं। संगठन सर्वोपरि है और हमारे नए प्रभारी बड़े अनुभवी जाने माने पंजाब के नेता जो बूंदी से आते हैं, उनके पूर्वज बूंदी कोटा से आते हैं, वो राजस्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे नए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और अन्य नेता सब इस पर विचार कर रहे हैं और जो कुछ हल निकाला जाएगा संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। संगठन सर्वोपरि, संगठन के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं। ये थे कांग्रेस नेता जयराम रमेश सिंह का कहना कि संगठन सर्वोपरि है और कांग्रेस नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे वो कुछ इसका समाधान निकालेंगे और शीघ्र ही इसका समाधान निकलेगा। जो राजस्थान में जो विवाद चल रहा था वो कम जरूर हुआ है लेकिन इसका समाधान जरूर निकलेगा, ऐसा कहना है जयराम रमेश का। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और दिल्ली से खबर मिल रही है, अल्बर्ट हॉल का नाम बदलने की बात पर चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा कि अल्बर्ट हॉल का नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम पर सांसद सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री से की है। सांसद ने कहा कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है, ऐसे में किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाना चाहिए अल्बर्ट हॉल का नाम। सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद सीपी जोशी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीपी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हुए कहा है कि जयपुर में जो म्यूजियम है अल्बर्ट हॉल,
उसका नाम बदला जाना चाहिए क्योंकि वो क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड के नाम पर है। किस प्रकार से देखते हैं उसके इस बयान को आप? देखिए, मैं स्वागत करता हूं उनके इस बयान का कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है कि हिंदुस्तान से आज़ाद होने के बाद इतने वर्षों के बाद भी गुलामी के कोई अगर ऐसे सबूत है तो उनको हटाना चाहिए। ऐसे कोई इन सारी चीज़ों को, हमारा गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान का रहा है तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं जयराम रमेश जी के इस बयान का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं जयराम रमेश जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि अल्बर्ट हॉल का नाम हमारे जो महापुरुष है उनके नाम पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ वो गांधी जी के नाम पर, आपके गांधी परिवार के नाम पर वो नामकरण कर लें, नाम बदलें तो हमारे महापुरुषों के नाम पर रखें जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वीरता का इतिहास रहा है, शौर्यता का इतिहास रहा है। तो निश्चित रूप से महापुरुषों के नाम पर उस अल्बर्ट हॉल का नाम रखना चाहिए। एमपी साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं उनके फैसले का स्वागत करते हुए कि नाम बदला जाना चाहिए, लेकिन देश ने कई महापुरुष दिए जिनकी शौर्य गाथाएं इतिहास है, उनके नाम पर रखा जाना चाहिए, गांधी परिवार के लिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रीति नीति रही। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है गहलोत साहब हमेशा से गांधी परिवार को खुश करने के लिए कोई न कोई गांधी परिवार के नाम से, अब आश्चर्य होता है जब अन्नपूर्णा माता के नाम से योजना थी उसको आप इंदिरा जी के नाम पर रखिए कोई योजना, ठीक है, लेकिन आप अन्नपूर्णा का नाम हटाकर इंदिरा गांधी रसोई योजना रख रहे हैं, ये मैं उचित नहीं मानता। तो अब भी मैं माननीय गहलोत साहब से इतने ही अनुनय विनय आग्रह करूंगा, और चूंकि मैं मेवाड़ की धरती का हूं, राजस्थान का हूं, तो ये कहूंगा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम पर अल्बर्ट हॉल का नाम रखा जाना चाहिए। ऐसे वीर जिनके हिंदुस्तान में कोई भी विदेशी आता है तो मेवाड़ की धरती को और उस वीर भूमि को दोगने की उनकी इच्छा जाहिर होती है। तो मैं सोचता हूँ महाराणा प्रताप के नाम पर अल्बर्ट हॉल का नामकरण किया जाना चाहिए। सीपी जोशी जी, एक महत्वपूर्ण बात यह, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चल रही है, प्रेस वार्ता भी लोग नेता कर रहे हैं। आज उन्होंने चाइना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर बताया है और ये कहा है कि पीएम मोदी डर गए। किस प्रकार से देखते हैं इस बयान को आप? कायर वो लोग थे जिन्होंने कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए। कायर वो लोग थे जिनके जमाने में पाकिस्तान में कोई सैनिक अगर चला जाता था तो उसका क्षत विक्षत सब हिंदुस्तान लौट आता था। ये तो निडर और मजबूत प्रधानमंत्री जिनके राज में कैप्टन अभिनंदन सुरक्षित लौट के आता है। कायर वो थे जो विदेश में हिंदुस्तान के बच्चों या निवासियों के ऊपर कोई संकट आता था तो उनकी सार संभाल कोई नहीं कर पाता था। निडर प्रधानमंत्री वो हैं जिनके शासन में यूक्रेन और रूस अपना युद्ध। और इस वक्त बीजेपी की पीसी चल रही है, चलिए सीधे लिए चलते हैं। 3-4 तारीख से राजस्थान की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में हमने जन आक्रोश यात्राओं का आयोजन किया, जो 13 और 14 मतलब कल 14 तारीख तक सभी यात्राओं ने अपनी पूर्णता प्राप्त की है। चूरू को छोड़कर, तो चूरू में चुनाव था, इस कारण वहां विलंब से शुरू हुई, वो अभी चल रही वहां की यात्रा। इस पूरी यात्रा में एक बात प्रतिबिंबित हुई है, लगातार देखने में आई कि जनता में इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोश अलग अलग कारणों से, और उन विषयों को लगातार हम इंगित भी करते रहे कि लगातार यहाँ प्रेस के माध्यम से जिन जिन विषयों को धरातल पर अनुभव किया उनको पार्टी लगातार बोलती जा रही है। मैं अभी शहरी निकायों के ऊपर जो सरकार का रवैया है उस सारे विषय को लेकर के आपके सामने बैठा हूं। राजस्थान में 4 साल का समय है। हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान ने एक व्यवस्था खड़ी की थी कि केंद्र में सरकार, फिर राज्य की सरकार, नगर निकायों की सरकार और पंचायती राज, ऐसे 4 लोकतंत्र के तंत्र बनाए थे जो अलग अलग स्तर पर, जहां जनप्रतिनिधियों के आधार पर सरकार चलाने की बात होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले तो सरकार ने 1971 में राजस्थान में कांग्रेस ने नगर निकायों के चुनाव पर प्रतिबंध लगाया। 1995 में भैरव सिंह जी बने, उसके बाद नगर निकायों के चुनाव प्रारंभ हुए, और अब पिछले दरवाजे से इन नगर निकायों को पंगु करने का प्रयास राजस्थान की कांग्रेस सरकार लगातार कर रही है। 4 साल का इतिहास कहता है कि पूरी तरह से हम देखें कि जहां नगर निकायों में, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित निकाय हैं, उन सब निकायों के ऊपर किसी न किसी रूप से उसमें कोई रोड़े डालने का काम, बाधा उत्पन्न करने का काम, और उनको कहीं कोई पूरा वश में नहीं आता तो उसको कैसे सस्पेंड किया जाए, काम किया जाए, इसको करने का काम ये सरकार कर रही है। ये भी ध्यान में आया कि सरकार के समय पूरी कहीं डीएलबी के माध्यम से राजस्थान के सभी निकायों को, चाहे वो नगर निगम होगा, नगर परिषद होगी, नगर पालिका का क्षेत्र होगा,
डीएलबी के माध्यम से उनको चलाने को। और डीएलबी अगर मैं कहता हूं तो खुद मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री खुद इन सब निकायों को चलाने का काम कर रहे हैं। एक तरह से निकायों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उन लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह हनन करने का काम राजस्थान की 4 साल की कांग्रेस के शासन ने किया। इन सब का सरकारीकरण किया, ब्यूरोक्रेसी के माथे पूरे चढ़ने के, उनके माध्यम से निकायों को चलाने का काम किया। हालत यह है कि निकायों में स्वायत्त शासन मंत्री के माध्यम से सारे काम होते हैं। जो पैसा अलग अलग मद में इनको जाना चाहिए वो पैसा नहीं जाता। जो अलग अलग चीज आती है उनमें भी कहीं डीएलबी के जहां भारतीय